नमस्कार, माई नाइन के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। इसके लिए हमारा एक खास सेगमेंट है जिसे हमने फ्रेम किया, उसका नाम है ऑन द रडार। तो फिर देरी किस बात की, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। और पहले बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई बड़ी सुर्खियों की। वैसे इस हफ्ते ज़्यादा खबरें थी नहीं क्योंकि 2 दिन तो बाजार दिवाली के मौके पर बंद था। खैर, पहली खबर है इंडिगो को लेकर। इंडिगो ने डबल कर दिया अपनी वाइड बॉडी विमानों का ऑर्डर। जी हाँ, एयरबस के साथ इस कंपनी ने अतिरिक्त 30 विमानों का ऑर्डर साइन किया है। A350-900 वाइड बॉडी विमानों का ऑर्डर डबल किया गया इस कंपनी की ओर से। आपको बता दें, जून में यानी कि इसी साल में नई दिल्ली में इस कंपनी ने आयटा EGM में साइन किया था 30 विमानों का ऑर्डर, जिसे बढ़ाकर अब 60 कर दिया गया है। ग्लोबल कनेक्टिविटी के विस्तार की स्ट्रेटजी के तहत ये ऑर्डर साइन किया गया था और इस खबर के चलते 20 अक्टूबर को इंडिगो के शेयर में 1.5% तक का उछाल देखने को मिला। लेकिन क्रूड कीमतों में उछाल के चलते बाकी 3 दिन शेयर में गिरावट ही देखने को मिली। दूसरा नाम है आरबीएल बैंक का और आरबीएल बैंक में एमिरेट्स एनबीडी की एंट्री हो गई है। जी हां, एमिरेट्स एनबीडी इस बैंक का अब प्रमोटर बनकर सामने आएगा क्योंकि एमिरेट्स एनबीडी ने बैंक का 60% हिस्सा 26,853 करोड़ रुपए में खरीदने की बात कही है। 1 अप्रैल 2026 से ये नई स्कीम लागू भी हो जाएगी और इस स्कीम के तहत 280 रुपए के भाव पर प्रेफरेंशियल इशू के जरिए एमिरेट्स एनबीडी को शेयर जारी किए जाएंगे। प्रेफरेंशियल इशू के बाद एमिरेट एनबीडी बैंक का प्रमोटर बन जाएगा और इस तरह से बैंकिंग सेक्टर में देखा जाए तो ये अब तक का सबसे बड़ा एफडीआई निवेश है। 12 नवंबर को EGM में शेयरधारकों से बैंक की ओर से इस सौदे के लिए मंजूरी भी मांगी जाएगी और 280 रुपये के भाव पर एमिरेट्स एनबीडी ने ओपन ऑफर भी लॉन्च कर दिया है। 20 अक्टूबर को डील की घोषणा के बाद आरबीएल बैंक के शेयर में 9% का बड़ा उछाल देखने को मिला और शेयर 328 रुपये 80 पैसे तक उछल गया था। लेकिन कारोबारी हफ्ते के बाकी हिस्से में शेयर में कंसोलिडेशन ही देखने को मिला। अगली खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर है और आरआईएल के लिए इस हफ्ते अमेरिका से एक बड़ी और बुरी खबर सामने आती हुई दिखी है। 2 खबरें थी। पहली खबर ये थी कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड यानी RRVL के रेजोल्यूशन प्लान को NCLT से मंजूरी मिल गई है, हरी झंडी मिल गई है। फ्यूचर सप्लाई चेन के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी मिली है। दरअसल मुंबई बेंच ने RP यानी कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से मैनेजमेंट कंट्रोल इस कंपनी का RRVL को देने के लिए कहा है और उसके बाद एक रिपोर्ट भी सौंपने के लिए कहा गया है। तो ये तो एक अच्छी खबर होगी, लेकिन खराब खबर थी रूस के तेल को लेकर। रूस से तेल इंपोर्ट रणनीति में इस कंपनी ने बदलाव का फैसला लिया है। दरअसल हुआ क्या है कि US और यूरोप ने रूस की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है और भारत सरकार की गाइडलाइंस के तहत इस कंपनी ने फैसला लिया है कि रशिया से जो क्रूड का इंपोर्ट है उसमें बदलाव किया जाएगा। रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने ल्यूकोइल और रोजनेफ्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है और आपको बता दें ये दोनों कंपनियां इस तरह से आप अहम समझिए कि दोनों कंपनियों का रोजाना उत्पादन करीब 31 लाख बैरल का है और रूस का रोजाना तेल का एक्सपोर्ट आप देखेंगे तो करीब 38 लाख बैरल के आसपास का है। तो इससे आपको समझ लग जाएगी कि इन दोनों कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगना कितना अहम है और इससे भारत, चाइना और उसके साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज पर किस तरह का असर देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि 23 अक्टूबर को आरआईएल के शेयर ने 1482 रुपये 90 पैसे का हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 1.25% नीचे 1448 रुपये के स्तर पर हुई, यानी कि डे हाई से शेयर करीब 3% हल्का होकर बंद होता हुआ दिखा, केवल इस रूस की खबर के चलते। अगला नाम है टोरेंट फार्मा का, जिसको CCI से एक अहम मंजूरी मिलती हुई दिखी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने JB केमिकल्स के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जून में आपको याद होगा JB केमिकल के 46.39% हिस्से खरीद की इस कंपनी की ओर से घोषणा की गई थी। दोनों कंपनियों के बीच में 19,500 करोड़ रुपए की रकम में यह सौदा तय हुआ था। डील पूरी होने पर यह कंपनी देश की दूसरी सबसे वैल्यूएबल फार्मा कंपनी के रूप में सामने आएगी। 23 अक्टूबर को जब यह खबर आई तो टोरेंट फार्मा का शेयर 3,565 रुपये तक फिसलने के बाद करीब 1% ऊपर 3620 रुपये के भाव पर डे हाई के करीब जाकर बंद होता हुआ दिखा। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के लिए दिक्कतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। JLR पर यूके के इतिहास का सबसे बुरा साइबर अटैक होता हुआ दिखा है। इस साइबर अटैक से यूके की
5,000 कंपनियों पर असर हुआ है और जेएलआर के इस साइबर अटैक से यूके को 1.9 बिलियन पाउंड्स का झटका लगा और इस अटैक से जेएलआर की जहाँ तक बात है तो 54 करोड़ पाउंड या इंडियन करेंसी में बात करें तो 6,300 करोड़ रुपए का नुकसान अनुमानित है। इस अटैक के बाद जेएलआर का पूरा उत्पादन अनुमानित है कि जनवरी 2026 में शुरू हो सकता है। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी थी कि नवरात्रि से दिवाली के दौरान टाटा मोटर्स की जो घरेलू कंपनी है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, उसने 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियों की डिलीवरी की है। पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो इस पीरियड में 33% और रिकॉर्ड ग्रोथ इस कंपनी की ओर से दर्ज की गई, जिसमें टाटा नेक्सॉन की बिक्री सबसे ज़्यादा 73% बढ़कर 38,000 यूनिट पर पहुंच गई और ईवीज की बिक्री यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री 37% बढ़कर 10,000 यूनिट पर रही है। 23 अक्टूबर को इन दोनों खबरों के चलते टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का शेयर करीब 1% ऊपर 405 रुपये 80 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। इन्फोसिस के शेयरधारकों के लिए एक राहत की खबर आई है। दरअसल खबर यह है कि कंपनी के प्रमोटर्स का बायबैक में हिस्सा लेने का कोई इरादा नहीं है। 18,000 करोड़ रुपए के बायबैक में प्रमोटर्स ने कहा है कि वो हिस्सा नहीं लेंगे। दरअसल हुआ यह है कि टैक्स नियमों में बदलाव के चलते प्रमोटर्स ने यह फैसला किया है कि शायद अगर ओपन मार्केट्स में शेयर बेचे जाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होंगे टैक्स इम्प्लीकेशन के लिहाज से। वैसे आपको बता दें 1,800 रुपये के भाव पर यह बायबैक हो रहा है, जिसमें 10 करोड़ शेयरों को वापस कंपनी की ओर से खरीदा जाएगा। बायबैक में प्रमोटर्स ने जो फैसला लिया है उससे रिटेल निवेशकों का एक्सेप्टेंस रेशो सुधरने की उम्मीद है, यानी कि जितने शेयर आप बायबैक में टेंडर करेंगे उनमें से जो टेंडर में एक्सेप्ट होंगे शेयर, उनकी जो मात्रा है वो ऊपर की ओर बढ़ती हुई नजर आ सकती है प्रमोटर के फैसले के बाद, जो कि शेयरधारकों के लिए एक अच्छी खबर है। 23 अक्टूबर को इन्फोसिस के शेयर में 1546 रुपये तक का उछाल देखने को मिला और 3.5% से ज़्यादा की मजबूती लेकर शेयर 1525 रुपये के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। हीरो मोटोकॉर्प ने अपने इतिहास में 51वें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एंट्री कर ली है। दरअसल कंपनी ने यूके के बाजार में कदम रखा है। मोटो जीबी के साथ इस कंपनी ने पार्टनरशिप की है, जिसके जरिए इनकी यूके के बाजार में एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि हंक 440 के नेतृत्व में इस कंपनी ने यूरो 5+ रेंज भी लॉन्च कर दी है, जिसका इम्पैक्ट हमने 24 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार को शेयर में आता हुआ देखा। उस दिन हीरो मोटोकॉर्प के शेयर ने मजबूत शुरुआत के बाद 5,625 रुपये का इंट्राडे हाई छुआ, लेकिन बाजार की तर्ज पर क्लोजिंग ऊपरी स्तरों से भारी भरकम मुनाफा वसूली के साथ देखने को मिली। लेदर सेक्टर के शेयर भी इस हफ्ते फोकस में रहे। क्रिसिल की ओर से इस सेक्टर को लेकर एक बड़ी चेतावनी, एक बड़ी वार्निंग जारी होती हुई दिखी है। क्रिसिल ने कहा कि सेक्टर की कंपनियों की जो आय है FY26 में जो रेवेन्यू है उसमें 12% तक की कमी देखने को मिल सकती है और ये हो सकता है यूएस के 50% टैरिफ के चलते, क्योंकि इनकी जो एक्सपोर्ट मांग है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। क्रिसिल का ऐसा अनुमान है कि FY26 में एक्सपोर्ट वॉल्यूम में 13 से 14% की कमी देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि 24 अक्टूबर को ज़्यादातर लेदर कंपनियों के शेयरों में कमजोरी रही और खासतौर पर मेट्रो ब्रांड्स की बात करें तो शेयर ने खुलते ही 1158 रुपये 60 पैसे का हाई छुआ, लेकिन बाद में ऊपरी स्तरों से इस शेयर में मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आई। BLS इंटरनेशनल पिछले हफ्ते भी फोकस में था। इस हफ्ते भी इसको एक के बाद एक 2 ऑर्डर मिले हैं, जिसकी वजह से स्टॉक फोकस में था। कंपनी को वीज़ा सर्विस से जुड़े 2 नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। कजाकिस्तान में साइप्रस वीज़ा सर्विसेज को ये कंपनी मैनेज करेगी और इसके साथ साथ जो दूसरा ऑर्डर है वो चीन में इंडियन वीज़ा सेंटर्स को भी इस कंपनी की ओर से मैनेज किया जाएगा, जिसका ऑर्डर इस कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखा है। इन दोनों ऑर्डर्स के चलते 24 अक्टूबर को शेयर फोकस में रहा और BLS इंटरनेशनल के शेयर ने उस दिन खुलने के कुछ ही मिनटों में 326 रुपये का इंट्राडे हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली के साथ देखने को मिली। सिप्ला ने एलाई लिली के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप की घोषणा की है। भारत में एक दवा है जिसकी बिक्री और प्रमोशन के लिए साझेदारी दोनों कंपनी की ओर से की गई है। यूरोपिक ब्रांड के तहत इस दवा की जो बिक्री है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भारत में किया जाएगा और आपको बता दें जो दवा है उसका इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज़ और उसके साथ साथ मोटापे के इलाज में किया जाता है, जिसको एक बड़ी डील के तौर पर देखा जा रहा है और एक्सपर्ट्स का भी ऐसा ही मानना है कि एलाई लिली के साथ जो पार्टनरशिप है एक बड़ा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। 24 अक्टूबर को हालांकि बाजार कमजोर था तो उस दिन सिप्ला के शेयर ने खुलते ही 1625 रुपये 10 पैसे का ओपनिंग हाई तो छुआ, लेकिन बाद में अच्छी खासी गिरावट के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। RBL बैंक के बाद इस हफ्ते फेडरल बैंक में भी एक बड़ी डील का अनाउंसमेंट होता हुआ दिखा है, जिसमें FIS की यानी कि विदेशी निवेशकों की एंट्री होती हुई दिखी है। ब्लैकस्टॉल का जो नाम है वो फेडरल बैंक के साथ जुड़ता हुआ दिखा है, जो कि इस बैंक में अब हिस्सेदारी खरीदती हुई नजर आएगी। करीब 6,200 करोड़ रुपए का ये सौदा है, जिसके जरिए ब्लैकस्टोन की ओर से इस बैंक का 10% हिस्सा खरीदा जाएगा, जिसको बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। 24 अक्टूबर को इनकी बैठक थी। इस बैठक में ये फैसला लिया गया है कि ब्लैकस्टोन को प्रेफरेंशियल शेयर्स और
वारंट्स बैंक की ओर से जारी किए जाएंगे। 227 रुपये के दाम पर 27 करोड़ से ज़्यादा वारंट्स ब्लैकस्टोन को जारी किए जाएंगे। इनफैक्ट ये जो सौदा है ये ब्लैकस्टोन की सहयोगी कंपनी है एशिया 2 टॉपको 13, जिसके ज़रिए ये जो सौदा है वो एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आएगा। और इस सौदे के पूरा होने के बाद यानी कि वारंट्स कन्वर्जन के बाद ब्लैकस्टोन को डायरेक्टर नियुक्त करने का भी अधिकार इस बैंक के बोर्ड में मिल जाएगा। तो 24 अक्टूबर को हमने देखा कि फेडरल बैंक के शेयर ने इंटरडे में 232 रुपये 20 पैसे का रिकॉर्ड हाई छुआ। हालांकि बाद में शेयर में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली भी हावी होगी। लेकिन इंडियन बैंकिंग सेक्टर की जहाँ तक बात है तो इस पूरे साल में अब तक विदेशी निवेशकों की ओर से कुछ 15 बिलियन डॉलर के आसपास का निवेश ऑलरेडी देखने को मिल चुका है और बड़े बदलाव इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में हो रहे हैं, स्पेशली जिस तरह से यूएस के रीजनल बैंकों में दबाव देखने को मिल रहा है, दिक्कतें कमजोरियां देखने को मिल रही हैं। चलिए ये बात होगी सेकेंडरी मार्केट की। अब बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इस हफ्ते में केवल एक लिस्टिंग हुई, यानी कि एक नई कंपनी ने बाजार में दस्तक दी, उसका नाम है मिडवेस्ट लिमिटेड। शुक्रवार को ये लिस्टिंग हुई थी और ठीक ठाक रही है इस कंपनी की लिस्टिंग। एनएसई पर यह शेयर 1165 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से करीब 9.5% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि 1065 रुपये प्रति शेयर का आईपीओ का इशू प्राइस तय किया गया था। वैसे ये इशू काफ़ी अच्छा भरा था, रिस्पांस 92 गुना से ज़्यादा का इस आईपीओ को मिला था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 451 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को 250 करोड़ रुपए मिले हैं और ओएफएस से मौजूदा निवेशकों को 201 करोड़ रुपए की रकम मिली है। 24 अक्टूबर को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 1190 तक का हाई छुआ और 1130 का लो भी टच किया और क्लोजिंग इन दोनों लेवल्स के बीच में जाकर देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुख करते हैं कुछ ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, हालांकि ये भी कॉर्पोरेट सेक्टर से ही जुड़ी हुई हैं। इनको हम आपके सामने रखते हैं हमारे खास सेगमेंट के जरिए, जिसका नाम है ऑन द रडार, और आपको ले चलते हैं इस सेगमेंट से जुड़ी हुई पहली खबर की तरफ, जो है ओला इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी से जुड़ी हुई। ओला के पूर्व कर्मचारी आत्महत्या मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। यह मामला पिछले हफ्ते से ही चल रहा है। पूर्व कर्मचारी आत्महत्या मामले में कंपनी ने एक सफाई जारी की है इस हफ्ते 23 अक्टूबर को। कंपनी ने सफाई देते हुए कहा कि किसी भी गलत काम से कंपनी ने इनफैक्ट इस मामले में इनकार कर दिया है और कंपनी ने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान मिस्टर अरविंद ने नौकरी के बारे में किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं कही, कोई भी ग्रीवेंस कभी भी रजिस्टर नहीं किया। कंपनी के पूर्व कर्मचारी हैं मिस्टर अरविंद, जिनकी 28 सितंबर को काफ़ी रहस्यमय परिस्थितियों में बेंगलुरु में मौत हो गई थी, जो कि ओला के साथ 2022 से कार्यरत थे और एक इंजीनियर थे। लेकिन सुसाइड नोट में अरविंद ने, जो भाविश अग्रवाल हैं कंपनी के सीईओ, उनके ऊपर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। हालांकि हाईकोर्ट से कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल को राहत मिल गई है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की ओर से जो जांच है इस मामले में वो अभी भी जारी है। 23 अक्टूबर को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर ने खुलने के कुछ ही मिनटों बाद 53 रुपये 96 पैसे तक का हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग ऊपरी स्तरों से गिरावट के साथ देखने को मिली। 24 अक्टूबर को खबर आई कि जो इनके पूर्व कर्मचारी हैं अरविंद जी, उनकी आत्महत्या मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। अरविंद के भाई ने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी SHRC, कर्नाटका के स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने एक अर्जी दाखिल की है और उन्होंने कंपनी के खिलाफ मामले में शिकायत दर्ज की है, जिसको कमीशन ने रिकॉर्ड भी कर लिया है, रजिस्टर भी कर लिया है। इससे पहले आपको बता दें अरविंद के भाई ने पुलिस सुरक्षा की भी गुजारिश की थी, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि उनकी फैमिली को थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। 24 अक्टूबर को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 54 रुपये 37 पैसे तक का उछाल देखने को मिला और करीब आधा % ऊपर शेयर 53 रुपये 60 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में विवाद इस हफ्ते भी जारी रहा। टाटा ट्रस्ट जल्द हो सकता है कि सभी ट्रस्टीज से मंजूरी मांगता हुआ दिखे और ये मंजूरी मांगी जाएगी महली मिस्त्री की दोबारा नियुक्ति को लेकर। 28 अक्टूबर को महली मिस्त्री जी का कार्यकाल टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में खत्म हो रहा है और दोबारा नियुक्त अगर ये हो जाते हैं तो ये लाइफ टाइम के लिए यानी कि आजीवन ट्रस्टी बने रहेंगे टाटा ट्रस्ट के। आपको बता दें कि महली मिस्त्री वेणु श्रीनिवासन लाइफ टाइम के लिए टाटा ट्रस्ट के दोबारा ट्रस्टी नियुक्त किए गए हैं और ये जो वेणु श्रीनिवासन जी हैं वो टीवीएस मोटर के चेयरमैन एमिरेटस हैं, जिनको टाटा ट्रस्ट का दोबारा से जो ट्रस्टी है वो नियुक्त कर दिया गया है। ये 23 अक्टूबर का पूरा घटनाक्रम था और 23 अक्टूबर को टाटा ग्रुप के चुनिंदा शेयरों में गिरावट रही, जिसमें टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर प्रमुख था, जो कि 5.5% की गिरावट लेकर उस दिन बंद होता हुआ दिखा। 24 अक्टूबर को खबर थी कि महली मिस्त्री ने वेणु श्रीनिवासन, जो कि दोबारा नियुक्त हुए हैं टाटा ट्रस्ट के बोर्ड पर, उनको अप्रूवल देने के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा है कि टाटा ट्रस्ट में पुनर्नियुक्ति को लेकर जो शर्त है वो इस तरह से है कि कार्यकाल खत्म होने से पहले सभी ट्रस्टीज़ की मंजूरी लेना अहम है, यानी कि अगर किसी भी ट्रस्टी का
ट्रस्ट में दोबारा नियुक्ति होती है, पुनर्नियुक्ति होती है, तो सभी ट्रस्टीज़ को यूनानिमसली यानी कि एक मत होकर उनकी नियुक्ति के लिए दोबारा से अप्रूवल देना होगा। ट्रस्टी की दोबारा नियुक्ति के लिए सभी ट्रस्टीज़ की मंजूरी अनिवार्य होगी। ये शर्त महली मिस्त्री की ओर से रखी गई है। 24 अक्टूबर को टाटा ग्रुप के ज़्यादातर शेयरों में कमजोरी के साथ ही हमने देखा कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं। वैसे भी इस हफ्ते खबरें थी। अब अगले शनिवार को आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और हाँ, विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, मनी 9 आपके लिए लेकर आया है मनी 9 प्राइम मेंबरशिप, जिसमें हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए, अपनी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई उलझनों का जवाब पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्राइम प्लान्स को। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के किसी भी यूट्यूब वीडियो पर जाइए, ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए, अपना प्लान चुनिए, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड या वीआईपी में से पेमेंट कीजिए और बस बन जाइए हमारे प्राइम मेंबर। एक और ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों, सहयोगियों को, रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।